हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं राकेश मीणा आज की इस क्लास ऊर्जा या शक्ति संसाधन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के भूगोल वाले पाठ में से ऊर्जा या शक्ति संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा या शक्ति संसाधन होते क्या हैं। ऊर्जा या शक्ति संसाधन होते क्या हैं और ये हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो बच्चों, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमें किसी भी साधन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? किसकी बताओ? शक्ति की आवश्यकता होती है। किसकी? शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप में हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है परंपरागत संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत संसाधन। तो देखो बच्चों, ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन। अब परंपरागत संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं? जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन, जल विद्युत, ये आदि किस में आते हैं? परंपरागत संसाधन के अंतर्गत। और गैर परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? गैर परंपरागत संसाधन के अंदर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत संसाधनों में आता है। अब हम बच्चों परंपरागत संसाधनों के बारे में और गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में विस्तृत रूप से हमारे इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परंपरागत संसाधन या परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। तो बच्चों देखो, वे स्रोत जो लंबे समय से मानव सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 प्रमुख स्रोत हैं। परंपरागत संसाधन वे संसाधन हैं बच्चों जो हमारी बहुत लंबे समय से उनका उपयोग करते आ रहे हैं, उनको हम परंपरागत संसाधन कहते हैं। अब इसमें आता है ईंधन। क्या? ईंधन। ईंधन का उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में 50% कितना? 50% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ईंधन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है बच्चों? ईंधन से प्राप्त होती है। ईंधन, जैसे आप घर में चूल्हा जलाते हो तो चूल्हे में क्या क्या डालते हो? लकड़ियाँ, वही क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। उससे हम खाना पकाते हैं आदि। अब दूसरा आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है बच्चों? देखो, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, इस कारण ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गया। बच्चों, बहुत सालों पहले पौधों और जानवर जो पहले धरती के नीचे दब गए थे, पौधे और जानवर जो पहले धरती के नीचे दब गए थे, वो धरती के तापमान और उसके दाब के कारण
क्या बन गए, जीवाश्मी ईंधन बन गए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। बच्चों, जो परंपरागत स्रोत है, कौन से स्रोत, परंपरागत स्रोत, इनके जो भंडार हैं वो क्या है, सीमित है। सीमित है मतलब ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और हमारी डिमांड ज़्यादा है, जबकि इनकी प्राप्यता कैसी है, सीमित है। इसलिए इनका उपयोग हमारे को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अब बच्चों, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है कोयला। कौन सा, कोयला। कोयला कौन सा, आपके चूल्हे में निकलने वाला कोयला नहीं, जो धरती के नीचे निकलता है वो वाला कोयला। अब देखो कोयला क्या है बच्चों, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बच्चों, कोयले का उपयोग हम लोह और इस्पात उद्योग में, इंजनों में, और हम इससे क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। मतलब बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त ईंधन को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से जो हमारे को ईंधन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तापीय ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। बच्चों, बहुत साल पहले पेड़ पौधे और जानवर नीचे दब गए और उनके दबने के बाद धरती के अंदर तापमान के द्वारा इनके फर्न और दलदल से पृथ्वी की परतों में जो परिवर्तन हुआ उससे क्या बन गया, कोयला बन गया। इसलिए कोयला अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। बच्चों, कोयले को हम अंतर्हित धूप के रूप में भी पहचानते हैं। अब विश्व में कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस, ये कोयले के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अब भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल तथा झरिया, ये झरिया स्थान बच्चों धनबाद में हैं। कहाँ पे हैं, धनबाद। ये धनबाद हैं झारखंड राज्य में। कहाँ पे हैं, झारखंड राज्य में। और यहीं एक स्थान है बोकारो, वहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है भारत के अंतर्गत। अब अगला हमारा परंपरागत स्रोत आता है पेट्रोलियम। कौन सा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है। बच्चों, आपकी जो कार चलती है वो किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। मोटरसाइकिल भी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। किसकी परतों के मध्य, सेलों मतलब चट्टानों, क्या, चट्टानों के मध्य पाया जाता है। और इसका वेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। बच्चों, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, तेल क्षेत्रों में। जहाँ से तेल निकलता है वहाँ क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। अब उसके निकलने के बाद इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहाँ इसे क्या किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत मतलब इसको शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल,
मिट्टी का तेल जिसे आप केरोसिन कहते हो, मोमबत्ती, प्लास्टिक और स्नेहक आदि बनाए जाते हैं पेट्रोल के द्वारा। पेट्रोलियम और उससे बने उत्पादों के हम काला सोना कहते हैं। बच्चों, पेट्रोल के द्वारा या उसके उत्पादों के द्वारा जो सामान बनाया जाता है, तो उसके जितने भी उत्पाद हैं उसको हम क्या कहते हैं? काला सोना। क्या कहते हैं बच्चों? काला सोना कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान हैं। इन्हें काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चों बहुत अधिक मूल्यवान हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं काला सोना। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक में असम, भारत के अंदर मुख्य उत्पादनों में असम, डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। बच्चों, भारत के अंदर जो पेट्रोलियम निकलता है वो असम के डिगबोई क्षेत्र से और मुंबई के बॉम्बे हाई से निकलता है, और हमारी कृष्णा गोदावरी नदियाँ जो कर्नाटक के आसपास हैं वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। उसके बाद तीसरा स्रोत आता है प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं। बच्चों, ये जो प्राकृतिक गैस होती है वो किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोल के साथ पाई जाती है। किसके साथ? पेट्रोलियम की जो निक्षेप होते हैं, निक्षेप का मतलब जहाँ से पेट्रोल निकलता है उसके अंदर ही क्या निकाली जाती है? प्राकृतिक गैस निकलती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और यह तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल के धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। बच्चों, प्राकृतिक गैस किसके काम आती है? घरेलू उपयोग में काम आती है। किसमें? घरेलू उपयोग में और वाणिज्य व्यापार में काम आती है। अब देखो भारत में ये कहाँ मिलती है? भारत में जैसलमेर, कहाँ? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन पाए जाते हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। अब बच्चों देखो CNG क्या होता है? CNG, गैस का नाम है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। CNG जो गैस होती है बच्चों, ये बहुत कम प्रदूषण करती है, इसलिए आजकल हम कारों के अंदर भी CNG के सिलेंडर लगाते हैं जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो। अब उसके बाद आता है जल विद्युत। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहण किया जाता है। बच्चों, जल विद्युत के लिए हम क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं, और जब बांध में पानी भर जाता है तो उसको ऊंचाई से क्या है? नीचे गिराया जाता है। ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और उसके द्वारा जो नीचे टरबाइन लगी होती है, क्या लगी होती है? टरबाइन। वो टरबाइन घूमती है और उसके घूमने के कारण क्या बनती है? बिजली बनती है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और ये जल विद्युत कहलाती हैं। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। बच्चों, विश्व की जितनी भी ऊर्जा है उसका 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा, 100 में से 50% हिस्सा है वह जल विद्युत के द्वारा ही उत्पन्न होता है। मतलब जल विद्युत संपूर्ण विश्व की जो ऊर्जा है उसका कितना है? 1/4, 1/4 हिस्सा है।
विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। इसी प्रकार से भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे भांकड़ा नांगल, कौन सा? भांकड़ा नांगल बांध है, गांधी सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है बच्चों? नॉर्वे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। उसके बाद अब हम अपन ने पढ़ लिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन। उसके बाद ऊर्जा संसाधन के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में, कि गैर परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ दशकों से हम जिन स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि, यह एक नवीकरणीय संसाधन है। बच्चों, जो ये गैर परंपरागत संसाधन हैं, कौन से संसाधन? गैर परंपरागत संसाधन। इन संसाधनों का उपयोग हम बहुत कुछ दशकों पहले करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि जो परंपरागत संसाधन हैं उनसे पर्यावरणीय प्रदूषण फैलता है और उनके भंडार भी सीमित है। इसलिए हमारे को कौन से संसाधनों की ज़रूरत पड़ी? गैर परंपरागत संसाधनों की। जो एक कैसा संसाधन है? नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या है बच्चों? इसको हम वापस से बना सकते हैं। तो सबसे पहले गैर परंपरागत संसाधनों में हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा की ऐसी प्लेटें आती हैं, इन पे रोशनी पड़ती है। ठीक है, सूर्य की क्या पड़ती है? रोशनी पड़ती है और उस रोशनी से ये सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं, इनसे यहाँ पे एक बैटरी होती है। उस बैटरी में विद्युत स्टोर होती है और उसके माध्यम से क्या जलती है? क्या बनती है? बिजली बनती है और उससे हम बल्ब, मोटर आदि चला सकते हैं। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर के साथ साथ समुदाय के रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। अब बच्चों, सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है सौर कुकर में। कहाँ पे होता है? सौर कुकर में। यातायात की जितने भी संकेत होते हैं, यातायात के संकेतों में भी किसका उपयोग होता है? सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। अब उसके बाद गैर परंपरागत संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। असमाप्य मतलब ये समाप्त नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? समाप्त नहीं होता। क्या कभी हवा समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो पवन ऊर्जा भी समाप्त नहीं होगी। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा में उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, पवन ऊर्जा को समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, कि पवन ऊर्जा किस प्रकार से
बनती है। ठीक है, पवन ऊर्जा किस प्रकार से बनती है, देखो इस प्रकार से ऐसे क्या है, एक पवन चक्की होती है। ठीक है, अब जिधर इधर से जैसे हवा आ रही है तो ये क्या है, ये पंखुड़ियाँ क्या है, घूमेगी, और घूमने से क्या होता है, घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक जनरेटर लगा होता है। ठीक है, उसमें बिजली स्टोरेज हो जाती है, और स्टोर होने के बाद अपन यहाँ पे क्या जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, तो देख आपको पवन ऊर्जा समझ में आ गई होगी। उसके बाद परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, क्या, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। बच्चों हमारे को जो परमाणु ऊर्जा है वह यूरेनियम और थोरियम के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये इसके दो प्रमुख स्रोत हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यूरेनियम और थोरियम को क्या है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टरों में डाला जाता है और वहाँ पे विस्फोट किया जाता है। उस विस्फोट के द्वारा जो भाप निकलती है उस भाप से क्या बनती है, बिजली बनती है या ऊर्जा बनती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है बच्चों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूरोप, कौन सा, यूरोप है। ये दो महाद्वीप सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम की विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोला और कर्नाटक में केगा हैं। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक हैं। अब पढ़ेंगे हम भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती हैं भूतापीय ऊर्जा कहलाती हैं। बच्चों हमारी पृथ्वी के अंदर से जो तापमान निकलता है, ठीक है, उसके द्वारा क्या प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और लगातार तापमान में वृद्धि होती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होता है। बच्चों पृथ्वी से ऊपर क्या निकलता है, गर्म जल निकलता है कभी कभी। ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती हैं। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने में, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। बच्चों भूतापीय ऊर्जा का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वो कहाँ पे हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद न्यूजीलैंड में, कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। लद्दाख में कहाँ पे बच्चों, पूगा घाटी में, लद्दाख की पूगा घाटी में ये स्थित हैं। उसके बाद आती है हमारी ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संक्रिय मोहनों में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग
बांध में स्थापित टरबाइन के घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र हैं। बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पे उत्पन्न होती है? समुद्रों में। समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा। अब बच्चों, ज्वार क्या होता है? जो समुद्र का जल होता है वो ऊपर उड़ता है। कहाँ उड़ता है? ऊपर। उसे कहते हैं हम ज्वार। और समुद्र का जल जब नीचे बैठता है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं क्या? भाटा। तो बच्चों, जब समुद्र में उच्च ज्वार आता है तो समुद्र का पानी ऊपर की ओर जाता है। किधर जाता है? ऊपर की ओर। समुद्र का पानी ऊपर की ओर जाता है तो वो जो ऊपर पानी जाता है वह क्या है? इधर जो टरबाइन लगे होते हैं उनको घुमाता है और उनके घूमने से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। क्या होती है? विद्युत या ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब आता है क्या? बायोगैस। कौन सी गैस? बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे हम बायोगैस कहते हैं। बच्चों, पौधे, गोबर, जंतुओं के जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको सड़ा के गला के हम क्या प्राप्त करते हैं? बायोगैस प्राप्त करते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा के नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादक है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन, जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं उसका क्या उपयोग है, उसकी लाभ या हानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम खनिज तेल के बारे में देखते हैं। ठीक है, खनिज तेल से क्या लाभ है हमें? ये आसानी से परिवहनीय हैं, मतलब इनको आसानी से खनिज तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। पेट्रोल रसायन उद्योग का ये आधार है। पेट्रोल रसायन का ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अब इससे क्या हानियाँ हैं? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है और निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। मतलब एक बार ईंधन खत्म होने के बाद दोबारा अपन इसे नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, अब प्राकृतिक गैस के क्या लाभ हैं? प्राकृतिक गैस आसानी से परिवहनीय है। पाइपलाइन के द्वारा हम प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ हैं और ये तेल से क्या है बच्चों? सस्ता है। उसके बाद हम देखते हैं ईंधन से क्या लाभ है हमें? ईंधन सुप्राप्य है, मतलब ईंधन आसानी से प्राप्त हो जाता है। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इससे हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय और उपयोग, मतलब संग्रहण में अधिक समय लगता है। प्रदूषण फैलाने वाला है। ईंधन क्या है बच्चों? जो लकड़ी से अपन चूल्हा जलाते हैं इससे क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और ये निर्वनीकरणीय है, मतलब इनका वापस इनको अपन वापस परिष्कृत या फिर इनको वापस नहीं बना सकते एक बार इनका उपयोग करने के बाद। क्या आप लकड़ी जलने के बाद उसको वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद देखो कोयला। कौन सा? कोयला के लाभ क्या हैं? विस्तृत रूप से ये उपलब्ध हो जाता है हमारे को, मतलब विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, विद्युत बनाने के लिए। अब इसकी हानि है, कोयले से क्या होता है? प्रदूषण होता है और परिवहन के लिए भारी है, मतलब कोयले में जो वजन होता है इसलिए इसका आसानी से परिवहन नहीं कर सकते। जल विद्युत। अब बच्चों,
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अपन ने पहले ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहला आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं? ये प्रदूषण मुक्त हैं। पवन ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, सुरक्षित और साफ हैं। ठीक है, और पवन ऊर्जा से हानि क्या है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। क्योंकि पवन ऊर्जा से जो पंखुड़ियाँ चलती है, उसकी जो हवा की आवाज़ आती है, उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान डालता है, क्योंकि जो पवन ऊर्जा की जो वो पवन चक्कियाँ होती है वो बहुत ऊंची होती है। पक्षियों के लिए हानिकारक है बच्चों। पक्षी उड़ते उड़ते उसमें फंस सकते हैं और मर सकते हैं, इसलिए पक्षियों के लिए हानिकारक है। उसके बाद सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमें क्या लाभ है? ये असमाप्य हैं। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्या सूर्य की रोशनी समाप्त हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। और ये प्रदूषण से मुक्त है, मतलब इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। इसकी हानियाँ क्या हैं? इसकी हानि है सौर ऊर्जा बहुत खर्चीला है और स्रोत के विकसित होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। अब आता है लास्ट में ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के क्या लाभ है? ये भी प्रदूषण मुक्त और असमाप्य हैं। इसकी हानि है वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिनाई। उसके बाद परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के क्या लाभ है? ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और इसकी हानि है रेडियो एक्टिव वेल्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला है, ये बहुत खर्चीला है। ठीक है, उसके बाद बायोगैस। कौन सी गैस? बायोगैस। बायोगैस से बच्चों हमारे को लाभ है कि ये कम लागत में मिल जाती हैं, उपयोग भी आसान है इसका, और जैव विद्युत का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन आसानी से हो सकता है। इसकी हानि है हरित गृह प्रभाव का कारण। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के लाभ है बच्चों स्वच्छ पर्यावरण बनाना, हितैषी व हर समय ये उपलब्ध होती है भूतापीय ऊर्जा। इसकी हानि है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। क्या होता है बच्चों? खर्चीला। अब देखो बच्चों, ये जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है? ये जल विद्युत का है। किसका है? जल विद्युत। ठीक है, ये जल विद्युत का चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये है परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, ये यहाँ पे थोरियम और यूरेनियम को डाला जाता है और यहाँ से विखंडन होने के बाद ये यहाँ से गर्म जल निकलता है और ये इस पाइप में घूमते घूमते फिर ये भाप बन के इस टरबाइन में जाता है और ये टरबाइन की पंखुड़ियाँ घूमती है और फिर ये जनरेटर है, ये क्या बनाता है? बिजली बनाने के बाद यहाँ पे क्या जल जाता है? बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परमाणु ऊर्जा से हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सौर ऊर्जा। क्या दिखाई दे रही है? सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं, सौर ऊर्जा पैनल। ठीक है, इस सौर ऊर्जा पैनल के द्वारा सूर्य की रोशनी के द्वारा ये सौर ऊर्जा की प्लेटें ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसके बाद ये है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में से इस प्रकार से क्या निकलती है? भाप निकलती है। ठीक है, और इस भाप में इस नली के द्वारा, इस कुएं के द्वारा ये यहाँ पे ये जनरेटर में इसको ये भाप जाती है और ये जो पंखुड़ियाँ ये घूमती है और यहाँ पे जनरेटर लगा होता है। इससे क्या होती है बच्चों? विद्युत बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? विद्युत आसानी से बनाई जाती है। तो बच्चों, आपको ये जो हमारा आज का चैप्टर था ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल रॉक स्टार स्टडी सेंटर, हमारे चैनल रॉक स्टार स्टडी सेंटर को आप
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ